ऑल राइट, सो मॉर्निंग गुंजन। चलो, गुड टू सी यू ऑल बैक। एंड आज हम लोग चालू करने वाले हैं, इनफैक्ट खत्म भी करने वाले हैं, असेसमेंट, ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, अरेस्ट एंड समन्स। तो ये सारी चीजें अब हम आज 1 घंटे में करने वाले हैं। तो मैंने चार्ट बना लिया है और मैंने एक स्टोरी भी बनाई है। तो वी विल स्टार्ट विद अ फनी स्टोरी। ठीक है, तो बताओ गाइस, आर यू गाइस रेडी? वी शुड वी स्टार्ट? ओके, कूल। चलो, वेलकम आशिता। चलो, तो देखो, तो ये जो स्टोरी है ना, स्टोरी में स्टार्टिंग में एक बंदा था, जीरू भाई। ठीक है, आपको ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सब नाम काल्पनिक हैं। अगर आपको इससे थोड़ा रिलेशन लग रहा है तो वो सिर्फ आपका वहम है। ठीक है, तो एक जीरू भाई थे। ठीक है, जीरू भाई को पेड़ बहुत पसंद थे और लायन बहुत पसंद थे। ठीक है, तो उन्होंने एक कंपनी चालू करी, ट्री लायंस। ठीक है, ट्री लायंस करके। ठीक है, तो ये उनका लोगो भी था, ये ऐसा। ठीक है, अब जो जीरू भाई थे ना, वो बहुत ही बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे। उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस खोले। अब उनके 3 बेटे थे। ठीक है, नील, नितिन और मुकेश। ठीक है, तो नील मतलब इसकी स्पेलिंग NIL है, नील। नितिन, जिसका निकनेम नीरव था। ठीक है, नीरव। और मुकेश, तो मुकेश। ठीक है, तो जो नील था ना, नील भाई साहब, वो बिजनेस में थोड़े कच्चे थे। ठीक है, उनका इतना अच्छा बिजनेस नहीं चलता था। जो नितिन थे ना, उनका डायमंड का बिजनेस, उनको डायमंड वाला जो बिजनेस था ना, वो नितिन को मिला। ठीक है, एथलेटिक थे, भागने में बहुत अच्छे थे वो। ठीक है, और जो मुकेश थे, वो सबसे अच्छे बिजनेसमैन थे। ठीक है, और आपको फोटो देख के भी लग रहा होगा कि हाँ, ये सबसे पैसे वाले, तो सबसे खाते पीते खानदान के तो मुकेश भाई लग रहे हैं। ठीक है, तो ये और इनके सब बिजनेसेस थे। जो नील था, नील है, उनके पास मेट्रो का बिजनेस है और सीमेंट का बिजनेस है। तो रिलायंस की मेट्रो और सीमेंट, फॉर एग्जांपल मेट्रो मुंबई में। ठीक है, देन जो नीरव, नितिन, नितिन उर्फ नीरव, उसका डायमंड का बिजनेस था। और मुकेश का टेक्सटाइल और पेट्रोलियम का बिजनेस। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग क्या है, अब जीरू भाई तो उनको डेथ हो गई। ठीक है, अब ये बिजनेस इन लोगों के पास आ गए, अब ये लोग संभाल रहे हैं इसको, बिजनेस को। ठीक है, अब इसमें GST के सब इम्प्लीकेशन भी हम देखेंगे कि ये लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मुकेश भाई है ना, उनका टेक्सटाइल का बिजनेस था। ठीक है, टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल का बिजनेस जो है वो कैसा है कि बहुत पहले से चल रहा है, कुछ नया नहीं है इंडिया में। ठीक है, तो उसके लिए वो हर बार रिटर्न भरते थे। ठीक है, हर बार मतलब वो एकदम, जो मुकेश भाई है ना, वो एकदम कंप्लाइंट है। ठीक है, कि वो जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से रिटर्न भरते थे। और अगर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ अलग है, तो ऐसा नहीं कि वो उसको वायलेट करेंगे, वो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही चेंज करवा देते थे। ठीक है, तो उस हिसाब से वो, बट हमेशा कंप्लायंट रहते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि वो प्रॉपरली सेल्फ असेसमेंट करके एकदम करेक्ट डिटेल्स भरते हैं हमेशा। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट सबसे पहले क्या होता है कि आप खुद ही, सेक्शन 59 है इसका सेल्फ असेसमेंट का, तो सबके लिए ये एप्लीकेबल है। मतलब आप खुद ही अपनी लाइबिलिटी जज करो कि हमारे हिसाब से हमारी लाइबिलिटी इतनी होनी चाहिए, और आप उसका पेमेंट करो। पेमेंट हम किस में करते हैं? सेक्शन 39 की जब रिटर्न भरते हैं, कौन सी? GSTR 3। लेकिन अभी उसकी जगह हम क्या भर रहे हैं? GSTR 3B। तो हर महीने की 20 को जो आप रिटर्न भरते हो, वो कौन सी रिटर्न होती है? वो सेल्फ असेसमेंट की रिटर्न होती है। कोई आपको बताता है क्या कि आप इतना इतना पेमेंट करो? नहीं, आप अपने मन से ही उसमें पेमेंट करते हो। ठीक है, जो आपको लगता है कि हाँ ये सही है, उतना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर 100 लोग हैं, तो 100 में से 90 to 95% लोग सही रिटर्न भरेंगे। ठीक है, सिर्फ 5-10% लोग ऐसे हैं जो कि यू नो कुछ फॉल्सिफाई करेंगे या फिर कुछ सप्रेस करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप सबसे पहले तो
सेल्फ असेसमेंट कर लो, ठीक है। देन प्रोविजनल असेसमेंट, अब ये क्या होता है, जो नील भाई थे ना, उनको इंडिया में फर्स्ट टाइम मेट्रो लानी थी, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मेट्रो तो पहले ऑलरेडी आ चुकी है, बट फॉर एग्जांपल उनको अभी मेट्रो लानी है, ठीक है, और इंडिया में पहली बार मेट्रो आ रही है, ठीक है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा, उनका फर्स्ट मंथ है उनके मेट्रो ऑपरेशंस का। अब उन्होंने लॉ में जाके देखा, तो लॉ में उनको दिखा कि कहीं पर भी मेट्रो के लिए कुछ प्रोविजन नहीं है, जैसे कहीं एग्जाम्पशन नहीं है, कुछ टैक्स रेट भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि अभी तक इंडिया में था ही नहीं मेट्रो, ठीक है। या फिर उनको कुछ कंफ्यूजन है कि ये जो मेट्रो है, ये पहले कोई मेट्रो की अलग से एंट्री नहीं, तो उनके क्या कंफ्यूजन रहेगा कि ये रेल में जाएगा कि ट्रांसपोर्ट में जाएगा, किस में जाना चाहिए, ठीक है। तो उनको ये कंफ्यूजन है, तो वो क्या कर सकते हैं, तो नील भाई क्या करेंगे, वो जाएंगे अपने ऑफिसर के पास, जीएसटी ऑफिसर के पास, अंडर सेक्शन 60, ठीक है। तो सेक्शन 60 में क्या करेंगे, वो अनेबल है डिटरमाइन करने के लिए या तो वैल्यू या रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो इन दोनों में से कुछ उनको समझ नहीं आ रहा है कि रेट ऑफ टैक्स उस पर क्या लगना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो एक एप्लीकेशन फर्निश करेंगे, किसको, प्रॉपर ऑफिसर को, कि मैं ये इसकी जो लाइबिलिटी इस मंथ की वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं, अब आप बताओ, ठीक है। तो अब पीओ को लगेगा कि कुछ और डिटेल्स भी चाहिए, आपने पूरी डिटेल्स नहीं दी है कि जो मेट्रो है ये कैसे चलती है। एंड आप मैं थोड़ा इमेजिन करो कि मेट्रो फर्स्ट टाइम आ रही है, ठीक है, और जो ऑफिसर है, और ऑफिसर कभी बाहर फॉरेन कभी घूमने नहीं गया, वो पहली बार ही देख रहा है मेट्रो, ठीक है। तो उसको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि ये चलती किसके ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी चलती है कि कोल से चलती है, कैसे चलती है, रोड पे चलती है कि एक डेडिकेटेड पाथ होता है उस पर चलती है, तो वो सब चीजें वो पूछेगा, ठीक है। तो नील भाई ने उसका भी रिप्लाई कर दिया, उस नोटिस का भी, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर अपने रीजन देगा कि हाँ मेरे हिसाब से ये ऑर्डर होना, मतलब ऑर्डर पास करेगा कि हमारे हिसाब से आपको इतना पे करना है प्रोविजनली, ठीक है। मतलब अभी क्या कर रहे हो, ये प्रोविजनल असेसमेंट कर रहे हो कि आप अभी इतना पे कर दो, क्योंकि हम लोग डिले नहीं करना चाहते हमारा रेवेन्यू, तो आप अभी इतना पे कर दो, बाद में जब हम फाइनल असेसमेंट करेंगे, ठीक है, आई विल कम टू योर मेट्रो, आई विल सी एवरीथिंग कि आपने सब सही बताया है कि नहीं, और उसके बाद में एक फाइनल ऑर्डर दूंगा। तो तब तक के लिए क्या करो, आप इतनी वैल्यू और इस रेट पे आप टैक्स पे कर दो, और उसके साथ आपको एक सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी बाय वे ऑफ बैंक गारंटी, और वो जो सिक्योरिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ द बॉन्ड, मतलब आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कि हाँ अगर इससे ऊपर भी हुआ अमाउंट, तो आई विल पे इट, ठीक है। तो वो हो गया, उसके बाद क्या कर देंगे, फाइनल ऑर्डर पास कर देंगे, और कितने टाइम में पास करना है, वो करना है 6 मंथ्स फ्रॉम द प्रोविजनल असेसमेंट। तो प्रोविजनल असेसमेंट हो गया, उसने बोल दिया कि अभी आपको कुछ टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसमें एग्जाम्पशन लाने वाले हैं, ठीक है। बट अगर एग्जाम्पशन नहीं आया तो हम आपसे 5% वसूल करेंगे, तो वो 5% की जितने भी वैल्यू है उसका बॉन्ड साइन करो, ठीक है, और उसकी 25% की आप गारंटी भी दो, ठीक है। तो वो दे दिया, और मैक्सिमम टाइम कितना है, एक बार प्रोविजनल असेसमेंट होगा उसके 6 महीने में आपको फाइनल ऑर्डर भी पास करना है, मतलब जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको। और ये जो 6 मंथ्स का टाइम लिमिट है, ये 4 साल तक बढ़ सकता है, और बढ़ता कब है, जब आप कमिश्नर से इसका आप अप्रूवल लोगे तब बढ़ सकता है, ठीक है। अब अगर आपकी जो लाइबिलिटी है फाइनली क्या निकला कि हाँ 5% पे पे करना था, आपने कुछ पे नहीं किया, तो आपको विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिफरेंशियल अमाउंट। और अगर आपको लेस है, ठीक है, मतलब आपने जो भरा है अमाउंट प्रोविजनली वो ज्यादा है और आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी कम है, तो आपको 60 डेज में रिफंड मिल जाएगा, इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, आपकी जो सिक्योरिटी है वो रिलीज हो जाएगी, जो आपने बैंक गारंटी दी थी वो अब रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको उसके लिए भी एक एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, और 7 दिन में आपको सिक्योरिटी आपकी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे 2 केसेस। फर्स्ट, सेल्फ असेसमेंट ये कब होता है, जब आपका रेगुलरली चल रहा है कुछ बिजनेस, आपको कुछ नया ट्रांजेक्शन नहीं, आपको पता है पहले से भरते जा रहे हो, उसका रेट क्या है, किस वैल्यू पे भरते हो, वो आपको पता है। प्रोविजनल असेसमेंट मतलब क्या, कोई अगर आपका नया ट्रांजेक्शन आया जिसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि कि प्रोविजनली आपको कितना टैक्स पे करना चाहिए, तो उस केस में क्या करोगे, आप एओ के पास अब खुद ही चलेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब आप बताओ। फिर आपने जो रिटर्न भरी थी ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपने रिटर्न भर दी, काम खत्म। कभी कभी क्या होता है कि जो ऑफिसर है उन्हें
कुछ डाउट होता है कि क्या आपने रिटर्न सही भरी है या आपने रिटर्न सही नहीं भरी है। कभी कभी वो क्रॉस चेक करते, जैसे मुकेश अंबानी ने, सॉरी मुकेश अंबानी क्या, जो हमारे मुकेश भाई है, ठीक है, उन्होंने क्या करा, टेक्सटाइल वाला जो उनका बिजनेस था ना, उनकी रिटर्न भर दी, ठीक है। अब उन्होंने एक मंथ में, मार्च में फॉर एग्जांपल दिखाया कि उनकी कोई सेल नहीं है, ठीक है, उन्होंने कोई सेल नहीं दिखाई क्योंकि मशीन उनकी बंद पड़ी थी। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर ने वो रिटर्न देखी, उसने बोला कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और मार्च अप्रैल में इनकी सेल 0 हो रही है, आई डोंट थिंक ये करेक्ट है। तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास जाएगा और उससे एक इंफॉर्मेशन रिटर्न लेगा। आपको ध्यान हो, अगर हमने रिटर्न्स में पढ़ा था कि जो ऑफिसर है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट, उन सब से रिपोर्ट्स ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने दिखाया कि पूरे मंथ में, अप्रैल और मई में उन्होंने 100 यूनिट कंज्यूम करी है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब उसको डाउट चालू होगा प्रॉपर ऑफिसर को कि आप दिखा रहे हो कि आपने मशीन ऑपरेट करी है, लेकिन आप बोल रहे हो आपने टर्नओवर कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, तो वो क्या करेगा, फिर इशू करेगा नोटिस, ठीक है, कि आप एक्सप्लेन करो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वहां पे क्या हो क्या रहा था, आप वहां पे पार्टी कर रहे थे, क्या कर रहे थे। तो फिर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो मुकेश भाई बोलेंगे कि हाँ मेरे तो बेटे की शादी थी, तो इसलिए हमने वहां पे मशीन सब साइड में हटा के वहां पे हमने पार्टी करी थी, ठीक है। और तो या तो आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ मतलब दिस इज जेन्यून, मतलब हमको टैक्स पे करना चाहिए था, हमने गलती से टैक्स पे नहीं किया फॉर एनी रीजन। या तो आप क्या करोगे, उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स दोगे, ठीक है, कि नहीं आपका जो आप बोल रहे हो लाइबिलिटी वो नहीं है, 100 यूनिट हमने पर्सनल पर्पस में यूज किया था, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स एक्सेप्टेबल लगता है प्रॉपर ऑफिसर को, तो वो क्या करेगा, तो वो इन्फॉर्म कर देगा कि अब आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, कि ठीक है हमने आपके बेटे की शादी का कार्ड भी देख लिया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, हम मानते हैं कि आपने यही किया होगा, ठीक है। बट अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है रिस्पॉन्स, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो या तो ऑडिट करेगा या डायरेक्ट करेगा स्पेशल ऑडिट। अभी हम देखेंगे ऑडिट, ठीक है, हम ऑडिट भी करवाएंगे, या स्पेशल ऑडिट या इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर। तो ये इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर ये कौन सा है, ये जो आपने रेड मूवी देखी होगी ना, ये वो वाला है, ठीक है। और या फिर डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स, ठीक है, तो ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। तो जो रिटर्न्स आपने फाइल करी है उसको डिपार्टमेंट जो है वो क्या करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा, वो चेक करेगा कि उसके पास जो बाकी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये आपकी रिटर्न मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, कुछ लॉजिकली या फिर कुछ कॉमन सेंस के हिसाब से कुछ अलग तो नहीं जा रहा है, ठीक है। अब जो नील भाई है ना, उनका सीमेंट का बिजनेस था, ठीक है। तो ये सीमेंट का बिजनेस है ना, वो किसी को भी, मतलब बहुत छोटा बिजनेस था, तो किसी को भी पता नहीं था यार, किसी को भी मतलब ऐसा इतना पॉपुलर नहीं था, किसी को भी ध्यान नहीं था कि इनका सीमेंट का भी बिजनेस है। और एक साल के लिए तो नील भाई जो है ना वो खुद ही भूल गए कि मेरा कोई बिजनेस भी है सीमेंट का, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, एक साल तक वो भूल गए, बट डिपार्टमेंट तो अपना रेवेन्यू नहीं भूलता, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि आप फेल हो गए हो टू फर्निश रिटर्न अंडर 39, आपने 3B रिटर्न नहीं भरी है। या फिर फाइनल रिटर्न कब होती है, जब आपको आपका बिजनेस क्लोज हो जाता है तो आप फाइनल रिटर्न भरते हो वो। तो इन दोनों में से अगर आपने कोई भी रिटर्न नहीं भरी है तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको नोटिस इशू करेगा कि आप रिटर्न फाइल करो विद इन 15 डेज, ठीक है। अब जो नील भाई है उनको तो याद ही नहीं है, ठीक है, वो तो कभी जाते भी नहीं है उनके वहां पे बिजनेस में, तो वहां पे नोटिस भी आते रहे, उन्होंने नोटिस का कुछ देखा ही नहीं, ठीक है। तो अगर वो फेल हो गए फर्निश करने के लिए रिटर्न, तो क्या करेंगे, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो लाइबिलिटी असेस करेगा टू द बेस्ट ऑफ हिज असेसमेंट, ठीक है। तो वो क्या सोचेगा, वो फॉर एग्जाम्पल बैंक स्टेटमेंट देख लेगा, उसके हिसाब से निकाल लेगा कि आपने आपको इतनी इतनी रिसीट है, इतना इतना आप पे करो, ठीक है। या फिर वो क्या करेगा, वो आपके कहीं से भी लेके आ गया तो रेसिपिएंट का देख लेगा कि रेसिपिएंट ने कितना शो किया है इनसे सेल, वो आपकी पूरी लाइबिलिटी बता देगा। तो वो अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से असेसमेंट कर देगा। कितने टाइम में कर सकता है, 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर दैट कंसर्न फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो 5 years फ्रॉम ड्यू डेट। अब ड्यू डेट क्यों है, क्योंकि रिटर्न भरी नहीं है। अब जो इंसान
सेक्शन 939 की 3 भी रिटर्न नहीं भर रहा है, तो वो एनुअल रिटर्न कभी भरेगा क्या? नहीं भरेगा। तो इसलिए ड्यू डेट है यहाँ पे, ठीक है, ड्यू डेट फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। फिर या तो अगर आपने रिटर्न भर दी है और टैक्स पे कर दिया है विद इन 30 डेज, तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका दूसरा ऑर्डर है बेस्ट जजमेंट वाला, ये विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप क्या करो, आप अगर आपको कंप्लाई करना है, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो आप क्या कर सकते हो, रिटर्न फाइल कर सकते हो और 30 डेज में आप उसका पेमेंट भी सब कर सकते हो। तो ये जो आपका बेस्ट जजमेंट वाला असेसमेंट ऑर्डर है, ठीक है, बेस्ट जजमेंट वाला अंडर सेक्शन 62, ये क्या हो जाएगा, आपका विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि असेसमेंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके असेसमेंट के पार्ट हैं। ये असेसमेंट किसका है, रजिस्टर्ड पर्सन का। अब अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो भी आपके ऊपर जुरिस्डिक्शन रहता है, पता है क्यों? क्योंकि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर कभी जुरिस्डिक्शन रहेगा ही नहीं, तो कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वो पर्सन जो कि अनरजिस्टर्ड है बट उसको लग रहा है कि ही इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर भी असेसमेंट करने का पावर है, राइट है प्रॉपर ऑफिसर के पास, ठीक है। और कुछ स्पेशल केसेस है, उसके बारे में भी हम देखते हैं कि कहाँ पे असेसमेंट हो सकता है, असेसमेंट इन स्पेशल केसेस, ठीक है। तो ये 4 आपको समझ में आए क्या? बताओ गाइस, इसमें कोई डाउट है? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या बात है? ठीक है, ओके ग्रेट, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या पार्ट हो गया, असेसमेंट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन का भी असेसमेंट हो सकता है, तो वो कैसे होता है अनरजिस्टर्ड का पर्सन का आपका असेसमेंट? अब यहाँ पर जो मुकेश भाई है ना, मुकेश भाई, उनका एक पेट्रोल पंप है, ठीक है। अब पेट्रोल पंप में क्या है, तो पेट्रोल पंप आउटसाइड जीएसटी है, तो उन्होंने वहां का रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, बट उन्होंने वो वहां पे अब इंजन ऑयल भी बेचना स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो इंजन ऑयल है वो आपका उन 5 प्रोडक्ट्स में से आता है क्या, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से? नहीं, 5 प्रोडक्ट में वो नहीं आता है, तो इसीलिए आपको अब क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट मुकेश मुकेश भाई जो है वो फॉर एनी रीजन, वो वैसे तो कंप्लाइंट ही रहते हैं हमेशा, बट इस बार वो भूल गए कि रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में जो डिपार्टमेंट है वो नहीं भूलेगा, वो आपके ऊपर आप अनरजिस्टर्ड हो तो भी वो आपका असेसमेंट कर सकते हैं। या फिर अगर आपका रजिस्ट्रेशन था ऑलरेडी बट वो कैंसिल हो गया है फॉर एनी रीजन। अब कैंसिलेशन के क्या रीजन होते हैं, तो हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सुओ मोटो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। कब? अगर आप कॉन्ट्रावीन कर रहे हो कोई प्रोविजन, ठीक है। तो ये सेम वही चार्ट है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन में मिलेगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। कब कर सकते हैं? अगर आपने कुछ कॉन्ट्रावीन किया है प्रोविजन, वो कौन सा है कि आप उसमें एक बिजनेस प्लेस पे आप अगर कुछ भी बिजनेस नहीं कर रहे हो तो वो कर सकता है। या फिर अगर आप इनवॉइस या बिल ऑफ एंट्री विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स या वायलेशन ऑफ एक्ट के तहत कुछ कर रहे हो तो, या फिर अगर आपने एंटी प्रॉफिटेरिंग रेगुलेशंस को वायोलेट किया है। एंटी प्रॉफिटेरिंग मतलब क्या? गवर्नमेंट ने बोला था कि जब जीएसटी आ रहा है उससे जितना भी कास्केडिंग इफेक्ट जा रहा है, उससे जो बेनिफिट हो रहा है बिजनेसेस को, वो पास ऑन करना पड़ेगा किसको? वो क्लाइंट को पास ऑन करना पड़ेगा, और ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये भी वायोलेट किया है एंटी प्रॉफिटेरिंग प्रोविजन, तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। देन अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने 6 मंथ्स तक फाइल नहीं करी है रिटर्न, या फिर कंपोजिशन डीलर ने 3 कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड्स तक फाइल नहीं करी है रिटर्न, ठीक है, उस केस में, या फिर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आपने लिया था लेकिन 6 महीने हो गए आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, या फिर आपने जो रजिस्ट्रेशन लिया था वो बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स लिया था, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइबिलिटी से बच गए, रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका, फिर भी आपके ऊपर लाइबिलिटी रहेगी टैक्स पे करने की, और वो कैसे कैलकुलेट होगी? तो अब आप रिटर्न्स तो नहीं भर सकते क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो बेस्ट जजमेंट पे आपका असेसमेंट कर देंगे, ठीक है। और एक नोटिस इशू करेंगे, उसमें बता देंगे ग्राउंड्स के हिसाब से कि मैंने किस हिसाब से आपका असेसमेंट करा है, और एक समरी दे देंगे कि आपको इतना इतना टैक्स पे करना है,
ठीक है। तो आपको कितने टाइम में रिप्लाई करना है? 15 डेज में। और ये जो ऑर्डर है, ठीक है, और आपने रिप्लाई कर दिया, उसके बाद वापस से ऑफिसर के पास चला गया आपका ऑर्डर। अब वो देखेगा कि इज इट वैलिड और नॉट, ठीक है। तो उस केस में उसको 5 साल तक फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एक ऑर्डर पास करना है, ठीक है, कि आपका लाइबिलिटी कितनी है, आपने प्रॉपरली पे करी है नहीं करी है, क्या किया है, वैसा, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या हो गया, अगर आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो आपका इसमें इस केस में क्या होगा, ठीक है। अब है ना, क्या हो रहा था, जो नितिन भाई है, ठीक है, ये जो नितिन भाई है ना, इनके ऊपर डेट बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इनका डेट इतना बढ़ता जा रहा है कि इनकी जितनी एसेट्स है उससे भी ज्यादा इनका डेट हो रहा है, ठीक है। और इन्होंने बहुत फ्रॉड्स भी करे हैं, ठीक है। अब आपको क्या डर है कि ये एथलेटिक भी है, ठीक है, तो ये कभी भाग भी सकते हैं, इंडिया से भाग गए, एक बार अगर इंडिया से भाग गए तो फिर इनको पकड़ना मुश्किल है, ठीक है। कहीं पे भी केमन आइलैंड या फिर कहीं पे भी जा सकते हैं, लंदन में जाके बैठ सकते हैं। तो आपने क्या करा, नितिन भाई को, अब आपको लग रहा है कि ये भाग जाएंगे एक बार तो हमारा रेवेन्यू चला जाएगा, ठीक है। अब आप हो जॉइंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी, तो आप क्या कर रहे हो, आप इनिशिएट कर रहे हो समरी असेसमेंट, ठीक है। ये सिर्फ स्पेशल केसेस में हो सकता है जहां पर आपको लग रहा है कि अगर प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू चला जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि देयर इज एन एविडेंस दैट द टैक्सेबल पर्सन हैज इनकर्ड लाइबिलिटी इनकर करी है, और सफिशिएंट ग्राउंड है टू बिलीव कि अगर असेसमेंट में डिले हुआ, अब जो असेसमेंट है वो करने में तो डिले होता है, आप उसे सब रिटर्न्स लोगे, मैच करोगे, उसको रिटर्न फाइल, उसको नोटिस दोगे, वो रिप्लाई करेगा, वो सब, ठीक है। तो आपको इसमें टाइम लग सकता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप जा सकते हो एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर के पास, उससे परमिशन ले सकते हो कि आई वांट टू डू समरी असेसमेंट, ठीक है। अब समरी असेसमेंट करा, तो समरी असेसमेंट में आपने ऑर्डर इशू कर दिया कि आप इतना इतना पे करो इमीडिएटली, ठीक है। अब जो नितिन भाई है उन्होंने बोला कि मैं कहीं भागने वाला हूँ, मेरी सब फैमिली यहाँ पर है, मेरा पासपोर्ट आप रख लो, ठीक है। तो एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर ने उसके बाद क्या सोचा कि चलो ठीक है, अब ये भागने वाला नहीं है। तो जैसे ही ऑर्डर मिला ना नितिन को, उन्होंने 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि मुझे आप समरी असेसमेंट मत करो क्योंकि मैं नहीं भागने वाला हूँ। और अगर ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर को लगता है कि हाँ ये नहीं भागेगा तो क्या करेगा, उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। या फिर अगर एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर को लगता है कि ये जो ऑर्डर है इसमें कुछ गलती है और हमें डायरेक्टली डिमांड डाल देनी चाहिए, ठीक है। अब डिमांड क्या होता है, ये डिमांड मतलब अगर आपको कंफर्म पता है कि हाँ इतनी लाइबिलिटी है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली अंडर सेक्शन 73 या 74 हम आगे पढ़ने वाले हैं, आप डिमांड इशू कर सकते हो कि आपको इतना पेमेंट करना है, ठीक है। तो जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर ये दोनों कर सकता है, या तो खुद अगर जो असेसी है, जो टैक्स पेयर है, वो उसको एप्लीकेशन करे, उसको सही लगे तो वो विड्रॉ कर सकता है किसको, समरी असेसमेंट ऑर्डर को। या फिर अगर ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को खुद लगे कि हाँ ये जो समरी असेसमेंट ऑर्डर है ये गलत है, तो उस केस में वो खुद भी उसको विड्रॉ कर सकता है ऑन हिज ओन मोशन, ठीक है। देन अगर कभी, अब जैसे आप आप गए नितिन जी के उनके ज्वेलरी शोरूम में, ठीक है, और वहां पर अब जरूरी नहीं कि वो वहीं पर बैठे हैं, वो अपने घर पे हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो जो लाइबिलिटी है, ठीक है, वहां पे ज्वेलरी शॉप पे जो पेमेंट की लाइबिलिटी है वो किसकी होगी। तो आप क्या करोगे, जो पर्सन इन चार्ज है, मतलब पर्सन इन चार्ज मतलब जो वहां का मैनेजर है, जो या वहां का उस शोरूम का मैनेजर है, आप उसको मान सकते हो कि वो टैक्सेबल पर्सन है और ये लाइबिलिटी उसकी है, जब तक आपको पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में ये लाइबिलिटी किसकी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका समरी असेसमेंट, ठीक है। कब कर सकते हो, अंडर ओनली स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, अंडर सेक्शन 64, जब आपको लग रहा है, ऑफिसर को लग रहा है कि अगर फाइनल असेसमेंट में डिले हुआ तो क्या हो सकता है, आपका जो रेवेन्यू का इंटरेस्ट है वो हार्म होगा,
आपका कुछ रेवेन्यू लॉस हो सकता है, उस केस में क्या कर सकते हो आप, स्पेशल केस, ठीक है। तो अब ये तो क्या हो गया, अब हमारा सारा असेसमेंट खत्म हो गया, ठीक है। असेसमेंट मतलब आपने असेस किया किसी भी पर्सन की लायबिलिटी क्या है और उसको एक नोटिस इशू किया कि आपने इतना पे क्यों नहीं किया है, ठीक है। अब कभी कभी गवर्नमेंट को इन डेप्थ रिसर्च करनी पड़ती है, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है कि एक्चुअल में जो आपने रिटर्न में भरा है और जो आपने जो इंफॉर्मेशन सबमिट करी है वो भी उनको लगता है कि दिस इज नॉट सफिशिएंट, हमें और इन डेप्थ रिसर्च करनी है। तो वो क्या करते हैं, तो वो करते हैं ऑडिट, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं एक्शंस। तो अथॉरिटीज ने एक बार असेसमेंट कर लिया, अब उनको उसके बाद वो क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। तो अब या तो वो लेंगे, वो करेंगे ऑडिट, ठीक है। ऑडिट में भी दो टाइप के होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। या फिर वो जाएंगे इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। तो इंस्पेक्शन क्या होता है, मतलब आप ऐसे ही कभी चले गए फॉर द पर्पस ऑफ सीइंग के जो विजुअली कुछ गलत तो नहीं है, लॉजिकली कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। देन सर्च एंड सीजर हो सकता है, तो ये हमारा जो रेड होता है, ये वो वाला प्रोविजन है। अगर एक पॉइंट ऑफ लाइबिलिटी से ज्यादा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या, कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी या फिर टैक्स इवेजन है वो एक पॉइंट से ज्यादा है, तो आप डायरेक्टली उसको अरेस्ट भी कर सकते हो या फिर एक समन्स इशू कर सकते हो। समन्स मतलब क्या होता है, तो समन्स जनरली कोर्ट्स के लिए यूज होता है कि वो किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं कि आप अटेंडेंस दो कोर्ट में, हमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। तो वो पावर भी है प्रॉपर ऑफिसर के पास, तो हम वो सब भी पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं ऑडिट से, ठीक है। अब ये जो ऑडिट है ना, ये जरूरी नहीं कि मतलब आपको अगर कुछ डाउट है तो ही करोगे। ऑडिट जो है ना, जनरली जो बड़े एसएससीज है ना, उनका सबका होता ही है ऑडिट, ठीक है। ऑडिट में क्या होता है, जो टैक्स अथॉरिटीज है वो आते हैं, वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और वो चेक करते हैं कि जो आपने रिटर्न में दिखाया है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो सब चीजें मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो ऑडिट वाला है ना, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, ये कोई ऐसे चिंता वाली बात नहीं है। ये जनरली जो बड़े बड़े एसएससी है ना, उनका हर 3 साल में 4 साल में ऑडिट कंपनी ऑडिट जो है वो डिपार्टमेंट करता ही है, ठीक है। तो ये आपका ऑडिट। अब ऑडिट में क्या होता है, तो देखो हम लोग एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं। तो जो आपने सेल्फ असेसमेंट पे जो मुकेश भाई है उन्होंने रिटर्न फाइल करी थी, उनकी स्क्रूटिनी हुई, ठीक है। और जो ऑफिसर है उसे लगा कि हमें थोड़ा सा और इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि जो उनका रिस्पॉन्स था उस टाइम पे वो इतना प्रॉपर नहीं था। तो ऑफिसर ने क्या सोचा, चलो इनका ऑडिट करते हैं, ठीक है। अब ऑडिट कौन कर सकता है, तो ऑडिट कर सकता है या तो कमिश्नर या फिर एनी अदर जीएसटी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर। तो कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए रहेगा, ऑथराइजेशन चाहिए रहेगा, तभी आप ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। अब उसके पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। नोटिस दोगे कि 15 डेज पहले आपको बताना पड़ेगा कि 15 वर्किंग डेज कि हम आपका ऑडिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो ऑफिसर है वो मुकेश भाई को बोलेंगे 15 दिन पहले कि 15 दिन बाद हम लोग आपका ऑडिट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग को जो ऑफिसर है उनको कंप्लीट कब तक करना पड़ेगा, ये 3 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। तो जब ऑडिट कमेंस हो रहा है उसके 3 महीने में उनको खत्म भी करना पड़ेगा, बट उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, कितना, 3 महीना और एक्सटेंड हो सकता है। तो ये ऑडिट का प्रोसेस है, ठीक है। अब जो ऑडिट है वो आपको कमेंस कैसे होता है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं ऑडिट में क्या होता है। तो ऑडिट में ना सबसे पहले वो एक डॉक्यूमेंट भेजते हैं, एक एक नोटिस देते हैं कि हम लोग 15 दिन बाद आपके प्रीमाइस पे आने वाले हैं, हम आपका वहां पे ऑडिट करेंगे। तब तक आप ये एक फॉर्म है, एक फॉर्म रहता है जो कि वो सबको भेजते हैं, उनका कॉमन फॉर्म है। वो कॉमन फॉर्म में बोलते हैं कि आप इस इंफॉर्मेशन में, इस फॉर्म में हमको इंफॉर्मेशन भरकर दे दो, ताकि हम जब आप वापस वहां पे आपके पास आएंगे तब हम उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो और उसमें वो कुछ कुछ डिटेल्स भी मांगते हैं, ठीक है। तो ऑडिट आपका कमेंट्स कब होगा, जैसे आपके पास 1 को आपके पास नोटिस आया, ठीक है, कि हम लोग 25 को आने वाले हैं आपका ऑडिट करने, ठीक है, और आप हमको ये इन्फॉर्मेशन दे दो। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी ना, वो आपने 20 को मेल कर दी है
डिपार्टमेंट को, ठीक है। अब ऑडिट पता है आपको कब से मानेंगे, कब से एक्चुअली स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपको जो ऑफिसर है उनके पास कितने 3 मंथ्स का टाइम है टू कंप्लीट द ऑडिट। तो विच एवर इज लेटर, तो जब वो एक्चुअल में आ रहे हैं ना, ये बाद में आ रहे हैं, तो इसलिए उनकी जो टाइम लिमिट है वो कब से चालू होगी, वो चालू होगी 25 ऑफ जैन से। तो विच एवर इज लेटर, या फिर अगर उन्हें डॉक्यूमेंट्स टाइम से नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो 25 को आए, उन्होंने विजिट करा, लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट है वो 30 जैन को सेंड करे, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो ऑडिट कमेंस कब से बोलेंगे कि वो 30 जैन से हुआ, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन आएगी तभी तो वो ऑडिट चालू करेंगे, ठीक है। तो विच एवर इज लेटर, इससे आपको 3 महीने में ऑडिट कंप्लीट करना है। और अब ऑडिट में क्या क्या रहता है, स्कोप क्या रहता है, तो क्या क्या वेरीफाई करना है कि डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेड, मतलब जो आपके वाउचर्स हैं, जो आपके इनवॉइसेस हैं, वो सब चेक करेंगे। देन आपने जो रिटर्न और स्टेटमेंट फर्निश करी है गवर्नमेंट को, वो सब करेंगे। देन टर्नओवर, एग्जेम्पशन और डिडक्शन देखेंगे, आपने क्या क्या टर्नओवर लिया है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने एग्जाम्पशन जो लिए वो सही लिए हैं कि नहीं लिए हैं, देन जो आपके डिडक्शन है वो प्रॉपर है कि नहीं, रेट प्रॉपर है कि नहीं, आईटीसी प्रॉपर है कि नहीं, और एनी अदर रिकॉर्ड जो कि उन्हें लगता है वो ले सकते हैं, और उसको रिकॉर्ड कर देंगे कहाँ पे, उनके ऑडिट नोट्स में, ठीक है। अब जब आपका, अच्छा, अब पावर ऑफ ऑडिटर्स, तो ऑडिटर्स के पास क्या क्या पावर है जब वो ऑडिट करने जा रहे हैं, तो वो दे में रिक्वायर रजिस्टर्ड पर्सन टू फैसिलिटेट वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करने में फैसिलिटेट करो, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रेंडर एनी अदर असिस्टेंस फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। तो ये सब 3 चीजें वो किससे मांग सकते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन से फेवर मांग सकते हैं, ठीक है। और फिर फाइनलाइजेशन, तो फाइनलाइजेशन कैसे होता है कि जब आपका ऑडिट हो जाता है ना एक बार, तो उसके बाद जो ऑडिटर्स हैं वो एक सबसे पहले एक ऑडिट ऑब्जर्वेशन लेटर भेजते हैं, ठीक है। उसमें बोलते हैं कि हमारे हिसाब से ये ऑडिट हमने किया है, तो उसमें ये सब चीजें हैं जहाँ पे हमको लग रहा है डाउट, ठीक है। तो एक बार ऑडिट, वो जो ऑडिट ऑब्जर्वेशन लेटर होता है ना, वो लीगली नोटिस नहीं होता है, वो कैसा रहता है, वो आपसे सिर्फ एक्सप्लेनेशन मांगा है। अब कभी भी क्या होता है, देखो अगर मैं आपको गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो हमेशा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बीच में आता है। अब ये क्या होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है कि आप कभी भी किसी भी पर्सन को नहीं बोल सकते कि उसने डिफॉल्ट किया है, अनलेस आपने उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मतलब क्या, कि आप उनसे पहले पूछो कि ये आपने किया है, क्या आपने गलत किया है। अगर वो फिर रिप्लाई दे, उसके बाद ही अगर आपको लगे कि हाँ ये गलत है, तो ही आप ऑर्डर इशू कर सकते हो, तो ही आप उनको बोल सकते हो कि आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके पहले आप किसी भी पर्सन को, निर्दोष पर्सन को दोषी घोषित नहीं कर सकते अनलेस आपने उसको टाइम दिया है टू रिप्लाई। तो इसलिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, ऑन नोटिस हो ये कि हाँ नेचुरल जस्टिस फॉलो हुआ है, इसलिए वो क्या करते हैं, आपको पहले एक लेटर भेजेंगे, ऑडिट ऑब्जर्वेशन लेटर, आप उसका रिप्लाई भेजो कि हाँ आपने, अब जैसे ऑफिसर क्या लिखेंगे कि आपने ये एग्जामिशन गलत लिया है, इस पे आपने कम वैल्यू पे टैक्स पे किया है, अब आप बताओ कि हमको आपको शो कॉज नोटिस इशू क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप रिप्लाई करोगे तो गवर्नमेंट के पास प्रूफ रहेगा कि देखो हमने नेचुरल जस्टिस फॉलो किया है, आपको अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप अपने आप को एक्सप्लेन करो। उसके बाद क्या होगा, वापस से आप रिप्लाई करोगे, उसके बाद भी उनको लगेगा कि हाँ ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, शो कॉज नोटिस और आपका जो ये है ऑर्डर, वो सब इशू करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपने रिप्लाई किया है उसको फाइनलाइज कर देंगे। उसके बाद मतलब ये क्या है, ऑन ऑडिट ड्यू एट द पॉइंट ऑफ, एट द टाइम ऑफ ऑडिट आप क्या करोगे, जब आप ऑडिट करने जा रहे हो तब उनसे सब चीजें पूछ लोगे कि हमें ये लग रहा है, बता दो उसी टाइम, ठीक है। या फिर ऑडिट ऑब्जर्वेशन भी, लेटर भी इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब 30 डेज हो जाएंगे तो आपको फाइनली बताएंगे कि ये सब हमारी फाइंडिंग्स है, और उसके बाद अगर आपको उनका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है तो आप क्या करोगे, प्रोसीडिंग्स चालू कर दोगे डिमांड और रिकवरी के अंडर सेक्शन 73 और 74, तो ये शो कॉज नोटिस और वो सब चीजें चालू हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया हमारा, टैक्स अथॉरिटीज, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, ये खत्म हो गया कि ये जो है ना, ये जनरली होता है, अगर ये आपके प्रीमाइस में हो रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये
बड़े एसएससी के केस में ऑलमोस्ट हर साल के लिए वो करते ही हैं, तो हर 3-4 साल में पूरे 5 साल का ऑडिट करते हैं वो, ठीक है। देन स्पेशल ऑडिट, अब ये स्पेशल ऑडिट क्या होता है, तो कभी भी एट एनी स्टेज अगर ऑफिसर को लगता है कि इन्होंने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो प्रॉपरली नहीं बनाए हैं, या फिर जो रिटर्न्स फाइल करी है वो प्रॉपर नहीं करी है, और वो लोग खुद, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फाइंड आउट करें एक एक चीज, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डर दे सकते हैं वो। अब ये कौन कर सकता है, तो ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। उनको क्या लग रहा है कि या तो वैल्यू सही नहीं है या फिर आईटीसी ज्यादा ले रखा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो परमिशन ले लेगा किससे, कमिश्नर से, और इशू कर देगा, डायरेक्शन इशू कर देगा किसी भी जो एसएससी है उनको, कि आप एक सीए से पहले ऑडिट करवाओ, उसके बाद ही हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब जो ऑडिटर आएगा वो कौन रहेगा, वो नॉमिनेटेड होगा बाय कमिश्नर, तो कमिश्नर नॉमिनेट करके रखेगा कि इतने ये सब ऑडिटर्स हैं जो कि हम अप्रूव करते हैं, आप इनसे अपना ऑडिट करवा सकते हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑडिटर ऑडिट हो जाएगा। ऑडिट कितने टाइम में होगा, तो वो 90+90 डेज, मतलब 90 डेज का टाइम लिमिट है, लेकिन एक्सटेंड हो सकता है। कौन एक्सटेंड करवा सकता है, या तो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका ऑडिट हो रहा है वो, या फिर जो ऑडिटर है वो एक्सटेंड करवा सकता है बाय अनदर 90 डेज। तो 180 डेज में क्या होएगा, आपका मैक्सिमम आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, ये जो ऑडिटर्स की फीस है ये कौन पे करेगा, तो ये डिटरमाइन भी करेगा कमिश्नर और पे भी कौन करेगा, कमिश्नर। तो क्योंकि जो डिपार्टमेंट है उसने डायरेक्ट किया है कि आपको ऑडिट करवाना है, तो इसलिए आपको उसके लिए पे नहीं करना है, कमिश्नर खुद ही उसके लिए पे करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट आएगी। अब जैसी स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट आई उसके बाद क्या होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। देन जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको बताएंगे कि हमारी ये फाइंडिंग्स है। उसके बाद आपकी डिमांड और रिकवरी ये सब चालू होगी। अगर कुछ गलती है या फिर आपने कुछ टैक्स इवेड किया है या कम पे किया या आईटी से आपने रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज किया है, तो उस केस में क्या होगा, आपको रिकवरी होगी। तो रिकवरी वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसलिए आप टेंशन मत लो। कल हम लोग वो रिकवरी वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट कितने होते हैं, ऑडिट 2 टाइप के होते हैं। टैक्स अथॉरिटीज नॉर्मली ऑडिट करती है, या फिर अगर उनको स्पेशली अगर लगता है कि कहीं पर वैल्यू प्रॉपर्ली डिटरमाइन नहीं है या फिर आईटीसी ज्यादा ले रखा है, तो वो क्या करवा सकते हैं, स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट भी कौन करता है, स्पेशल ऑडिट एक सीए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमारे चैप्टर में क्या क्या था, असेसमेंट एंड ऑडिट वाला एक चैप्टर था, तो उसमें क्या था, असेसमेंट। तो असेसमेंट में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन की क्या क्या असेसमेंट हो सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, ये दोनों में आपने जो रिटर्न फाइल करी है उसकी स्क्रूटिनी, और या फिर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो बेस्ट जजमेंट। अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो भी आपका असेसमेंट हो सकता है, अगर आपका मतलब आपने रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था बट आपने नहीं लिया, या फिर फॉर एनी रीजन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो भी आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो भी जीएसटी ऑफिसर के पास राइट है कि वो आपका असेसमेंट कर सकता है। फिर कभी कभी ऑफिसर को लगता है कि अगर फाइनल असेसमेंट में टाइम लग रहा है और तब तक हो सकता है वो जो पर्सन है वो चला जाए, या फिर फॉर एनी रीजन आपका रेवेन्यू लॉस हो जाए, तो उस केस में क्या आप समरी असेसमेंट भी कर सकती है जो डिपार्टमेंट है। फिर असेसमेंट के बाद उन्हें लगा कुछ और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। ऑडिट खुद कर सकते हैं, या फिर उन्हें लग रहा है कि हमें कुछ एक्सपर्ट की जरूरत है, तो वो क्या करवाएंगे, स्पेशल ऑडिट करवा देंगे बाय सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। अब मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक देता हूं, तो आप पानी वानी पी के आ जाओ, उसके बाद हम लोग वापस चालू करेंगे। तो 11:40 हो रहा है, 11:42 पे हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट का ब्रेक है आप लोगों को। यस गाइस, आ गए आप लोग वापस, वापस से चालू करें हम लोग। विपुल, निकिता, सोनल, बाकी लोग, आशिता, मुकेश, मैत्री, नेहा, श्रेया, ओके, आई थिंक सब लोग आ चुके हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट और समन्स, ठीक है। ये एक स्टेप थोड़ा और आगे रहता है, जब ऑफिसर्स को लगता है कि यहाँ पर कुछ टैक्स इवेड हुआ है,
और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, ये चारों में से कुछ चीजें लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन क्या होता है? तो इंस्पेक्शन मतलब अगर आपको एज एन ऑफिसर कभी लग रहा है कि आपने, मतलब जो पर्सन है उन्होंने हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन सप्रेस किया हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं जैसे मेट्रो की, ठीक है। तो ये जो नील भाई है, ठीक है, ठीक है, इनका मेट्रो है, तो इन लोगों ने क्या करवाया था, प्रोविजनल असेसमेंट करवाया था, उसके बाद उनका फाइनल असेसमेंट भी हो गया फॉर एग्जांपल। बट आपको लग रहा है कि ये जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन में हमें एक बार वेरीफाई तो करना पड़ेगा, नया नया प्रोजेक्ट एक बार हम देख के तो आए। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है कुछ सप्रेस हुआ है ट्रांजैक्शन, उन्होंने, मतलब हमको ये चेक करना है कि अब आपने बताया कि 100 पैसेंजर्स रोज ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो आप आप खुद का थोड़ा ऑब्जर्व करके भी आओगे कॉमन सेंस वाइज कि हाँ, फॉर एग्जांपल हर हर घंटे में अगर 10 पैसेंजर्स भी जा रहे हैं तो पूरे घंटे में 240 हो जाने चाहिए, मतलब जितना भी ऑपरेशन है, अगर 10 घंटे ऑपरेशन है तो ठीक है, 100 इज फाइन। तो वैसा अगर आपको लग रहा है कि यार हो सकता है कुछ सप्रेशन हो, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि या तो सप्रेशन है, या फिर आपने उन्होंने कुछ स्टॉक सप्रेस किया है, ठीक है, या फिर ज्यादा क्रेडिट लिया है, या फिर कुछ भी कॉन्ट्रावीन किया है, कोई सा भी प्रोविजन। तो आप क्या कर सकते हो, आप इंस्पेक्शन पे जा सकते हो। अब इंस्पेक्शन मतलब क्या, मतलब ये जो प्रोविजंस होते हैं ना, ये थोड़े सॉफ्टर प्रोविजंस होते हैं एज कम्पेयर टू सर्च एंड सीजर। तो सर्च एंड सीजर में तो आपके पास क्या क्या अथॉरिटी रहती है कि आप कोई डोर है तो डोर तोड़ सकते हो। जो आपने रेड मूवी देखी ना, वो आपका सर्च एंड सीजर होता है, ठीक है, कि वहां पर वो रेड मारने जाते हैं, ऑफिसर्स को लेके जाते हैं और लोग चीजें डिटेन कर लेते हैं। तो वो सब चीजें, यहाँ पे जो इंस्पेक्शन है ये थोड़ा सॉफ्ट प्रोविजन होता है, ठीक है, कि आप ऑफिसर हो और आप नील भाई की मेट्रो जो है वो इंस्पेक्ट करने जा रहे हो, तो आप सिर्फ ये देखने जा रहे हो कि जो इन्होंने ट्रांजेक्शन बताया है ये प्रॉपर है कि नहीं है। हाँ, स्पेशल 26 भी वो आपका सर्च एंड सीजर वाला है, स्पेशल 26 वाला भी, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में क्या होगा, सिर्फ आप एज अ पर्सन ऐसे सिर्फ देखने जा रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपके पास अथॉरिटी क्या है, टू एक्सेस एनी प्लेस। आप कोई सी भी प्लेस, बिजनेस प्लेस पे आप जा सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो, वहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको इंस्पेक्शन करना है तो आपको ऑथराइजेशन किससे लेना पड़ेगा, जॉइंट कमिश्नर और अबव, उनसे आपको लेना पड़ेगा ऑथराइजेशन, कि आपके पास रीजन टू बिलीव है कि टैक्सेबल पर्सन ने या तो सप्रेस किया है, या स्टॉक सप्रेस किया है, या फिर एक्सेस क्रेडिट या कोई भी कॉन्ट्रावेन किया है, या फिर अगर आपको लग रहा है जो ट्रांसपोर्टर या वेयरहाउस है या फिर गोडाउन, ठीक है, ये लोग रजिस्ट्रेशन नहीं ले तो भी हो सकता है इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हो, तो आप वहां पर भी जा सकते हो। और वहां पर अगर आपको लग रहा है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या गुड्स है वो इन्होंने ऐसे रख रखे हैं कि विच कुड, जहां पर टैक्स इवेजन हो सकता है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप वहां पे इंस्पेक्ट करने जा सकते हो, ठीक है। देन आप इंस्पेक्ट क्या कर सकते हो, मूवमेंट ऑफ गुड्स भी इंस्पेक्ट कर सकते हो। मतलब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि अर्लियर अर्स्टवाइल लॉ में जब जीएसटी नहीं आया था तब क्या था, तब आपकी हर जगह चेक पोस्ट थी, तो आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो आपकी चेकिंग होती थी हर बार। लेकिन अब क्या हो गया उसको, अब जो अगर गवर्नमेंट को डाउट होता है जीएसटी ऑफिसर को, तो ही वो उनको चेकिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो इंस्पेक्शन का आपके पास यू नो राइट है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें आप जब इंस्पेक्ट कर रहे हो गुड्स इन मूवमेंट, ठीक है, आपको दिख रहा है कि गुड्स आपके सामने से जा रहा है, तो आपके पास टाइम रहेगा क्या कि ये आप ऑथराइजेशन लोगे पहले जॉइंट कमिश्नर का? बताओ कि पहले आप जॉइंट कमिश्नर के पास फटाफट जाओगे, उसे बोलेगे प्लीज ऑथराइज मी कि मैं ये जो ट्रक है ये मेरे सामने से जा रहा है, मैं इसको रोक लूं? नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसलिए उस केस में क्या होगा, आपको ऑथराइजेशन नहीं भी है तो भी आप उसे रोक सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इंस्पेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्च एंड सीजर, ठीक है। तो जो आपकी स्पेशल 26 मूवी है, ये आपको थोड़ा थोड़ा उसके सीन्स याद आएंगे कि हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, ठीक है।
तो वो, अब सर्च एंड सीजर कब होता है, तो वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें नितिन का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो डायमंड वाला था, तो आप वहां पर यू नो उनके आपने बेस्ट जजमेंट नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे समरी असेसमेंट कर दिया था। उसके लिए उन्होंने रिप्लाई फाइल किया था कि मैं कहीं नहीं भागने वाला हूँ, 30 दिन में मेरा पासपोर्ट ये लो, ठीक है, और इतना इतना टैक्स बनता है वो मैं पे कर रहा हूँ, ठीक है। बट आपको अभी भी उनके ऊपर डाउट है कि ये तो डायमंड है, ज्वेलरी है, ये इन्होंने कहीं पर छुपा के रखी होगी, तो आपको क्या करना है, सर्च एंड सीजर। तो आप क्या चले गए, आप ज्वेलरी शॉप में चले गए उसकी, कि हमें अब करना है सर्च एंड सीजर। अब सर्च एंड सीजर करना इतना ईजी नहीं होता है। तो सर्च का मतलब क्या होता है, लुक थ्रू एंड केयरफुली एग्जामिन अ प्लेस, तो ये आपका हो गया सर्च। सीजर मतलब क्या, टेकिंग पोजेशन ऑफ एनीथिंग, वो क्या हो गया, सीज, क्या हमने इसको सीज कर लिया है, ठीक है। अब या तो इंस्पेक्शन के टाइम पे, आप इंस्पेक्शन के टाइम पे आपको लगा कि कुछ गुड्स हैं विच आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए काम आएंगे, तो आप उसी टाइम पे उसको सीज कर सकते हो, इंस्पेक्शन के टाइम पे ही, ठीक है। बट स्पेशली ऐसा नहीं कि आप इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हो तो आप सर्च एंड सीजर भी कर लो, क्योंकि सर्च एंड सीजर के लिए आपको एक वारंट लगता है, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन मतलब क्या होता है, तो अगर आपने कुछ गुड्स सप्लाई किया है या रिसीव किया है और कब कैसे कॉन्ट्रावीन करके कोई सा भी प्रोविजन को, तो वो क्या हो जाएंगे, गुड्स लायबल फॉर आपके कॉन्फिस्केशन। या फिर वो अनअकाउंटेड है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो गुड्स दिख ही नहीं रहे, लेकिन आपके फिजिकली वो पड़ा हुआ है वो गुड्स, ठीक है, तो आप उसको कॉन्फिस्केट कर सकते हो। देन अगर आपने सप्लाई किया है विदाउट अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्टर्ड नहीं हो, लेकिन उससे ज्यादा 40 लाख से ज्यादा आप सेल कर दिया है आपने, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो गुड्स आपका लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन हो जाएगा। या फिर अगर उन गुड्स ने कोई सा भी कॉन्ट्रावीन किया है एक्ट विद एन इंटेंट टू इवेट टैक्स, तो वो गुड्स क्या हो जाएंगे, गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गुड्स लेकर जा रहे हो ट्रक में और उसमें उसका ई वे बिल नहीं है, उस पर इनवॉइस नहीं है, तो वो सब क्या हो जाएंगे, गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, ठीक है। अगर कॉन्फिस्केट किया है तो उसको आपको रिलीज भी करना पड़ेगा। रिलीज कब कर सकते हो, या तो आप प्रोविजनल बेसिस पे उसको रिलीज कर दो ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड या फिर सिक्योरिटी, ठीक है। या फिर एक्चुअल रिटर्न कब करोगे, एक्चुअल रिटर्न आपको 6 मंथ्स में या तो आप नोटिस इशू कर दो कि हाँ ये नोटिस है, आप नोटिस इशू कर दो। नोटिस इशू नहीं किया है तो आपको फिर रिटर्न करने पड़ेंगे गुड्स, और वो आप कब तक एक्सटेंड कर सकते हो, 6 मंथ्स तक, कमिश्नर की परमिशन से एक्सटेंड करवा सकते हो ये 6 मंथ्स का प्रोविजन। तो कोई भी गुड्स जो है वो आप 6 महीने से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकते हो, मतलब जो ऑफिसर है वो अपने पास नहीं रख सकता है 6 महीने तक, या तो उसको नोटिस इशू करना पड़ेगा, या फिर गुड्स अगर उसको काम नहीं आ रहे हैं तो वापस से गुड्स देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर पेरिशेबल गुड्स है, हजार्डस है, या फिर आपके पास स्टोरेज की जगह नहीं है, तो आप उनको डिस्पोज भी कर सकते हो। पेरिशेबल मतलब मिल्क, या फिर यू नो न्यूज़पेपर, मैगजीन। अब न्यूज़पेपर एक दिन भी लेट हो गया तो वो फिर वो फिर गार्बेज हो जाते हैं, वो फिर रद्दी हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं, तो आप सेम डे भी उसको डिस्पोज कर सकते हो एज अ जीएसटी ऑफिसर, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या पावर्स रहेगी ड्यूरिंग, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, मेरे को 1 सेकेंड के लिए आप मेरे को पॉज लेना पड़ेगा, मुझे एक कॉल आ रहा है, तो जस्ट अ सेकेंड, आई विल बी बैक इन जस्ट 1 सेकेंड।
हाँ सॉरी गाइस, चलो। हाँ, तो पावर क्या क्या है ऑफिसर के पास, तो आप ऑफिसर के पास आप स्पेशल 26 में हो, ठीक है, आप रेड करने जा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप सर्च कर सकते हो और सीज कर सकते हो गुड्स एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। हमने देखा था कि वो सीज कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं सारी चीजें जो भी है, और वो लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो है आपके पास एक राइट कि आप सीज कर सकते हो। और अगर सीजर प्रैक्टिकल नहीं है तो डिटेन कर सकते हो। अब डिटेन मतलब क्या होता है, डिटेन मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको, आप उसको लेकर नहीं जा पा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेफ है, ठीक है, तिजोरी है, तिजोरी के अंदर कुछ चीजें हैं, अब वो आप लेकर नहीं जा पा रहे हो अपने घर पे क्योंकि वो दैट इज अटैच टू द अर्थ, ठीक है, आप आपके ऑफिस पे नहीं लेके जा पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप उसको डिटेन कर लोगे, मतलब उसका लॉक चेंज कर दिया ताकि कोई और उसको एक्सेस नहीं कर पाए, उसके एक्सेस फिर एज ए जीएसटी ऑफिसर आपके पास रहे, ठीक है। तो किसी को भी कोई भी चीज की एक्सेस को रिस्ट्रेन करना, वो आपको क्या हो जाता है, डिटेन। सीजर मतलब तो क्या, आपने उसकी पोजीशन ही ले ली वो। फिर आप कॉपीज ले सकते हो डॉक्यूमेंट्स की, आप डोर ओपन कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, अलमीरा या फिर कोई बॉक्स है तो वो आप तोड़ सकते हो, सर्च एंड सीजर का वारंट है तो ही, ठीक है। देन आप प्रीमाइस को पूरा सील कर सकते हो, तो आप स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि वो सारे गेट्स बंद कर देते हैं, किसी को भी बाहर नहीं जाने देते हैं, किसी को भी अंदर नहीं आने देते हैं। देन जो सारे कनेक्शन है, टेलीफोन कनेक्शन, वो सब कट कर देते हैं, ठीक है। देन सीज डॉक्यूमेंट्स आप रिटेन कर सकते हो कब, जब तक आपको रिक्वायर्ड है तब तक ही आप डॉक्यूमेंट्स को रिटेन कर सकते हो। और आपको जैसे आपने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया उसके 30 डेज में फिर उसको रिलीज भी करना पड़ेगा, क्योंकि शो कॉज नोटिस में आपने सब चीजें डाली दी है, ठीक है, आपका अब काम खत्म हो गया है, तो आपको विद इन 30 डेज सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से रिटर्न करने हैं, ठीक है। अब जब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है सर्च और सीज करने की, ठीक है, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए वैलिड सर्च वारंट, ठीक है। तो आपने स्पेशल 26 में भी देखा होगा, सबसे पहले जो अनुपम खेर है और जो अक्षय कुमार रहते हैं, वो एक पेपर लेके जाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, सर्च वारंट होता है कि हाँ वी हैव वारंट टू सर्च, ठीक है, योर प्रेमाइस। एक लेडी ऑफिसर होना जरूरी है, ठीक है। उस मूवी में आई डोंट रिमेम्बर नेम ऑफ दैट लेडी ऑफिसर, तो वो 2 पर्सन रहते थे, जो वो हाँ, उसमें एक डायलॉग था ना कि ऐसा लगता है काम तो सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं, बाकी लोग तो, ये वाला डायलॉग, ठीक है। तो वो जो लेडी बोलती थी, ठीक है, तो आपको क्या जरूरत है कि लेडी इंस्पेक्टर भी, एक लेडी ऑफिसर भी होना कंपलसरी है उस केस में। जैसे ही आप जाओगे आपको अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिटी प्रूफ शो करना है, किसको, टू द पर्सन इन चार्ज ऑफ द प्रेमाइस, ठीक है, आपको अपना प्रूफ देना पड़ेगा। देन सर्च वारंट टू बी शोन टू पर्सन इन चार्ज एंड हिज सिग्नेचर लेनी पड़ेगी, और 2 विटनेस का भी सिग्नेचर लेना पड़ेगा। तो पर्सन इन चार्ज को क्या करोगे, आप सर्च वारंट दिखाओगे, उससे उसकी साइन लोगे कि हाँ हमने आपको ये वारंट दिखाया, आपने देख चुके हो, और उसके अलावा 2 विटनेसेस का भी आपको साइन चाहिएगा उसमें। और जो सर्च होगी वो 2 विटनेस के प्रेजेंस में होगी, मतलब कोई इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए, और अगर वो सेम लोकेलिटी का नहीं भी है तो भी कोई दूसरी लोकेलिटी से भी आप 2 विटनेसेस को ला सकते हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए, आपका कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, आपका कोई रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए ऑफिसर का, या फिर जो टैक्स पेयर है उसका भी, ठीक है। देन ऑफिसर शुड देमसेल्फ ऑफर देमसेल्फ फॉर पर्सनल सर्च। तो हमने बहुत बार मूवीज में ऐसा देखा है कि ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर कभी कभी फंसाने के लिए क्या करते हैं, जैसे सिंघम मूवी में हमने देखा था कि वो क्या करते हैं, वो कुछ भी किसी दूसरे का जैसे वहां पे इलीगल अल्कोहल था, वो उन्होंने क्या करा, वो बोल दिया कि ये इस पर्सन का है, हमने इसके साथ जब्त करा है, अब आप इसको अब इसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो वैसा आप नहीं कर सकते कि आप अपना कुछ अनअकाउंटेड गुड साथ में लेके जाओ, वहां पर प्लेस कर दो एज एन ऑफिसर, और बाद में बोलो कि ये तो तुम्हारा है और हम इसके लिए तुमको अरेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या प्रोविजन है कि आप जब जा रहे हो एज एन ऑफिसर, तो आपको खुद को भी सर्च करने के लिए ऑफर करना है पर्सन इंचार्ज को, वो आपको सर्च करेगा, देखेगा कि आप कुछ चीज लेके तो नहीं जा रहे हो,
या फिर अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि जब वापस लेके जा रहे हो तब आपने जब सीज कर रहे हो कोई गुड्स तो आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है कि ये सब चीजें हम सीज कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं, उससे पर्सन इंचार्ज की साइन लेनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ चीजें जेब में भी लेके जा रहे हो, ठीक है, आपको लगा कि यार ये नेकलेस बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ये मैं इसको अकाउंट नहीं करता, उसको मैं जेब में लेके जाता हूँ, तो उस टाइम भी आप फंस जाओगे। जो पर्सन इंचार्ज है वो आपको उसको ऑफर करना पड़ेगा कि यू कैन चेक कि मैं कुछ लेके तो नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देन जो भी अथॉरिटी सर्च एंड सीजर का वारंट इशू कर रही है उसे उन सारे वारंट्स का एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि उसने कितने कितने सर्च वारंट इशू करे हैं, ठीक है। अब सर्च वारंट में क्या क्या होता है, तो उसमें डिटेल्स होती है कि क्या क्या वायोलेशन है आपके एक्ट में, ठीक है, आपने क्या क्या वायोलेशन कर रखा है, क्या क्या आपको लग रहा है कि ये सब वायोलेशन हो सकता है। प्रीमाइस की डिटेल्स होती है कि कहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑथराइज पर्सन, किसको ऑथराइज किया है, तो जैसे कमिश्नर ने ऑथराइज किया है तो कमिश्नर खुद तो जाएगा नहीं करने के लिए रेड या फिर सर्च एंड सीजर, तो वो किसको ऑथराइज करेगा, तो वो उसका पर्सन। जिसने इशू किया है उसका नेम, डेजिग्नेशन और राउंड सील ऑफ द इशूइंग ऑफिसर एंड प्लेस कि कहां पर इशू किया है, वो सब चीजें आपकी वारंट में होनी चाहिए। एक सीरियल नंबर होना चाहिए और पीरियड ऑफ वैलिडिटी, कितने दिन तक आप वो सर्च एंड सीजर का ऑर्डर वैलिड रहेगा वो आप उसमें सब लिखा होना पड़ेगा, ठीक है। देन सेफगार्ड्स। अब सेफगार्ड मतलब क्या, अब यहाँ पर हमने देखा था कि आपके पास ऑफिसर्स के पास पावर क्या क्या है, लेकिन जो पर्सन जिसके आप सर्च कर रहे हो ना उसके पास भी कुछ सेफगार्ड्स हैं कि किस एक्सटेंट तक आप उनको मतलब इससे ज्यादा अगर कुछ हो रहा है तो मतलब वो हैरेसमेंट है कि, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपको भी कुछ सेफगार्ड्स हैं इफ यू आर बीइंग सर्च्ड और आपके अगेंस्ट अगर कुछ सीजर ऑपरेशन हो रहा है तो जो गुड्स है वो बियॉन्ड नेसेसरी नहीं होना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी देखा था कि गुड्स रिटेन हो रहे हैं तो 6 मंथ से ज्यादा रिटेन नहीं कर सकते, और अगर उसको सिर्फ मैक्सिमम 6 मंथ्स आप और एक्सटेंड कर सकते हो, तो 1 साल से ज्यादा तो आप कोई भी गुड्स रिटेन अपने पास एज एन ऑफिसर नहीं कर सकते। देन जो पर्सन है उसके अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए हैं तो वो पर्सन के पास राइट है कि वो उसकी फोटोकॉपी ले सकता है, ठीक है। आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि जीएसटी ऑफिसर सीज करके ले गए तो आप उनसे फोटोकॉपीज मांग सकते हो। देन जो ऑफिसर है उसे एक इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या सीज करके जा रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, ऑफिशियल लिस्ट कि हाँ ये सब चीजें हम लेकर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि वो मतलब कुछ ऐसे विदाउट दैट लिस्ट वो लोग कुछ भी चीज लेकर नहीं जा सकते। देन सारे जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वाले, अच्छा हाँ, स्पेसिफाइड गुड्स कैन बी डिस्पोज ऑफ इमीडिएटली, तो जो कुछ कुछ गुड्स स्पेसिफाइड है न्यूज़पेपर मैगजीन जो कि पेरिशेबल होते हैं वो आप इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। सारे आपके क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वाले सीपीसी वाले जो भी सीआरपीसी सॉरी जो भी रूल्स है ना वो इस पे भी एप्लीकेबल होंगे, और जो भी आप रिकॉर्ड्स लेकर जा रहे हो उसकी एक कॉपी आपको कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर को देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया सर्च एंड सीजर का पूरा क्या क्या होता है सर्च एंड सीजर में, ठीक है। सो स्पेशल 26 वाला बेस्ट है, अगर आप वो इमेजिन करोगे तो आपको सब चीजें याद आती रहेगी कि उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, ऑफिसर के पास क्या क्या राइट्स होती है और वो सब, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि हमें नितिन को अरेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो अरेस्ट करना भी इतना इजी नहीं है, उसके लिए क्या क्या चीजें है वो देख लेते हैं। कैन बी कैरिड आउट ओनली इफ टैक्स अमाउंट इज मोर देन स्पेसिफाइड, तो इसमें 1 करोड़ का अमाउंट है, 1 करोड़ से ज्यादा अगर टैक्स इवेजन है तो ही आप अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। देन सेफगार्ड फॉर अ पर्सन हु इज अंडर अरेस्ट, तो क्या है कि अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या होती है। तो कॉग्निजेबल मतलब क्या होती है, बहुत ही सीरियस कैटेगरी ऑफ ऑफेंस, अगर आपने 5 करोड़ से ज्यादा का कुछ ऑफेंस करी है तो, या फिर हाँ इसमें आपकी जो अरेस्ट है ना वो विदाउट वारंट हो सकती है, ठीक है। मतलब जनरली आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है, वहां से वारंट लेना पड़ता है, अरेस्ट वारंट, बट ये वाला जो केस है ना इसमें आपको अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है मतलब जो जो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है वो अगर बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या बोल रखा है कि अगर आपने 5 करोड़ से ज्यादा का अगर टैक्स इवेजन किया है तो वो क्या हो जाएगी कॉग्निजेबल ऑफेंस, बिना अरेस्ट वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ अ
कोर्ट आप अरेस्ट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस। बट आप कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी है ना, आपने अरेस्ट कर लिया, लेकिन आपको 24 आवर्स में ऑफ अरेस्ट आपको उसको मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। देन आपका जो अगर नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल होता क्या, आपको अरेस्ट वारंट लगेगा पहले, तभी आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। और असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर के पास पावर है कि वो रिलीज भी कर सकते हैं ऑन बेल। और ये कौन सी ऑफेंसेस होती है, ये रिलेटिवली लेस सीरियस ऑफेंस होती है कि अगर आपने जो इसके अलावा जो भी ऑफेंस है, अगर आपका जो अमाउंट है वो 5 करोड़ से कम है, ठीक है, या फिर आपने कुछ छोटा मोटा ही कुछ कर रखा है, 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में अगर आपके ऑफेंस है, तो उस केस में नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल होगी, तो उस केस में आपको बेल भी मिल सकती है, ठीक है। अब प्रिकॉशंस ड्यूरिंग अरेस्ट, अगर अरेस्ट कर रहे हो तो क्या क्या होना चाहिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पूरा अप्लाई होगा, ठीक है। देन अगर आपका वारंट शुड, मतलब आपको जो पर्सन है उसको आप 24 आवर्स से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकते, आपको उसको किसके पास लेना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, प्रिकॉशन ड्यूरिंग अरेस्ट। और फिर गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ने बता रखा है कि आपको, आप इन केसेस में ही अरेस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं आप जबरदस्ती अरेस्ट करो। तो अरेस्ट कब कर सकते हो, जब आपको लग रहा है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट करना जरूरी है, तभी आप अरेस्ट कर सकते हो। देन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो भागने वाला है, ठीक है, तो जो नितिन है आपको लग रहा है कि यार ये भाग भी सकता है क्योंकि एथलीट भी है, तो ये भाग भी सकता है, तो उसी केस में आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। या फिर अगर कोई मास्टरमाइंड या की ऑपरेटर है, तो आपने बहुत न्यूज में भी पढ़ा होगा कि ये लोग फेक इनवॉइसेस का रैकेट चला रहे हैं, वो उन लोगों को आप अरेस्ट कर सकते हो। देन आपको पता है किसी का इंटेंट है, जान करके उसका इंटेंट ही ये है टू इवेड ड्यूटी, वो एविडेंट है, तो आप उसको पकड़ सकते हो। या फिर अगर कोई एविडेंस टेम्पर कर रहा है या फिर विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उस केस में आप अरेस्ट कर सकते हो। या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन है, 5 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा, तो उस केस में भी आप अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट, ठीक है। अब अरेस्ट जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्टली अरेस्ट ही करना पड़े, उसके पहले भी आपके पास पावर होती है, पावर टू समन, ठीक है। समन, इसको सुमन सुमन मत बोलना, ये समन है, ठीक है। समन और समन भी नहीं, इसको समन्स बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये सिंगुलर ही है समन्स, लेकिन इसको बोलते हैं समन्स, ठीक है। तो समन्स मतलब क्या होता है, मतलब आपने अगर पुरानी मूवीज देखी हो, तो उसमें जो राजा होते थे वो समन भेजते थे कि आपको इस टाइम पे यहाँ पर हाजिर होना है। तो एग्जैक्टली ये वही होता है समन्स। समन्स में क्या होता है, आपको अगर किसी पर्सन को उसका स्टेटमेंट लेना है और वो पर्सन अगर आ नहीं रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको समन्स भेजोगे। और समन्स मतलब क्या होता है, तो समन्स से वो लीगली बाउंड हो जाएगा कि उसे अब आना ही पड़ेगा, ठीक है। वो क्या मान लिया जाएगा कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएगी, ठीक है। तो कौन इशू कर सकता है, तो प्रॉपर ऑफिसर इशू कर सकता है। अगर उसने इशू किया, तो जिसको इशू किया है वो लीगली बाउंड होगा आने के लिए, ठीक है। तो मतलब आपने अगर एज अ पीओ अगर ऑर्डर किया है कि समन्स इशू किया है कि आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, तो ही बी लीगली बाउंड। और क्या चीज के लिए वो बाउंड होगा, टू स्टेट द ट्रुथ एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। और अगर नहीं गए तो क्या होगा, जैसा नॉन अपियरेंस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होता है वो होता है। और यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर इंडियन इंडियन पीनल कोड, मतलब आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए समन्स इज ऑल्सो इट इज अ स्ट्रिक्ट लॉ, अगर आपको बोला है तो आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। बट अब विथ पावर देयर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, तो आप किसी को भी समन्स दे के बुला नहीं सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि रीजन शुड बी जस्टिफाइबल, ठीक है, समन्स का। जैसे फॉर एग्जांपल आप वो मेट्रो के वहां पे गए थे इंस्पेक्शन पे, तो आपने देखा कि वो जो ऑफिस है उनका, वहां पर उसने जीएसटी नंबर नहीं लगा रखा है, ठीक है। तो एक प्रोविजन होता है कि आप कभी भी आपकी जो प्रीमाइस है वहां पे आपको जीएसटी नंबर शो करना है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी नंबर शो नहीं करा है, तो उस केस के लिए सिर्फ इतने से रीजन के लिए आप उसको समन्स इशू नहीं कर सकते, वो भी मतलब इतने हाई लेवल वाले पर्सन को, ठीक है, कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा।
तो जो रीजन है इट शुड बी जस्टिफाइबल। देन बार बार नहीं बुलाना है, ठीक है, कि आप पहले अंधेरी में लगा हुआ नहीं है वो बोर्ड तो आपने बुला लिया, घाटकोपर में लगानी हो तो वापस से बुला लिया, अगर कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए तो वापस बोले लिया। आपको रिपीटेडली नहीं बुलाना है, एक बार में ही बुला के आप पूरा जो भी चीज आपको चाहिए वो आप एक बार में ही ले लो। देन रिस्पेक्ट द टाइम ऑफ अपियरेंस, वो बंदा आ रहा है तो उसके टाइम की भी आपको रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं कि आप उससे वेट करवा रहे हो 10-10 घंटे, उसके बाद उसको आप बुला रहे हो। और प्रेफरेबली ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स होना चाहिए, उसके ऑफिस आवर्स के टाइम पे ही आप उनको बुला सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके प्रिकॉशंस। फिर कुछ गाइडलाइंस है, इट शुड बी इशूड एज लास्ट रिसोर्ट। तो पहले आप नोटिस इशू करो, उसका वो रिप्लाई कर रहेंगे, अगर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कुछ आप कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो, कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है, उसी लास्ट केस में आप क्या करोगे, इशू करोगे इफ द असेसी इज नॉट कोऑपरेटिंग। और ये कभी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, मतलब जनरली ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए यूज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अगर कुछ कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन है थोड़े बहुत का, तो आप डायरेक्टली सीईओ को समन्स करके बुला रहे हो, ठीक है। उन लोगों का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लैंग्वेज शुड नॉट बी हार्श, तो हार्श नहीं होना चाहिए। आप दादागिरी करके नहीं बुला सकते कि तुमको आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इट शुड नॉट बी हार्श एंड मेंटली उसको कुछ ट्रॉमा नहीं हो जाना चाहिए कि वो पढ़ के उसको ऐसा लगे कि अरे बाप रे क्या हो गया। देन समन्स अगर सुपरिटेंडेंट इशू कर रहे हैं तो उसके लिए पहले असिस्टेंट कमिश्नर या अबव की परमिशन लगेगी, ठीक है। तो ये जो हायरार्की है ये भी हम एक बार देखेंगे, आई थिंक मिसलेनियस चैप्टर में है कि क्या क्या हायरार्की होता है ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। देन जिसने इशू किया है समन्स उसे रिकॉर्ड, जो ब्रीफ जो जो डिस्कशन हुआ उसका एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, और या फिर एक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी किसको, जिसने उसको ऑथराइज किया। तो अगर एक सुपरिटेंडेंट है, सुपरिटेंडेंट ने परमिशन ली थी एक असिस्टेंट कमिश्नर से कि मुझे समन्स करना है, समन्स देना है, उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स में जो भी बातें हुई वो रिकॉर्ड करके सुपरिटेंडेंट को किसको देनी पड़ेगी, असिस्टेंट कमिश्नर को देनी पड़ेगी। देन सीनियर मैनेजमेंट शुड नॉट बी जनरली समन्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस, उस सिर्फ तभी कर सकते हो जब आपका लॉस ऑफ रेवेन्यू अगर हो सकता है तो, ठीक है। तो उस केस में भी उसमें ही आप समन्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपके प्रोविजन किससे रिलेटेड थे, समन्स से रिलेटेड, ठीक है। और लास्ट है आपका, लास्ट दो टॉपिक्स बचे हैं, एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइस। तो आपको एक्सेस है कि आप किसी भी बिजनेस प्रीमाइस में जा सकते हो एज एन ऑफिसर, तो आप एक्सेस कर सकते हो। जो पर्सन इन चार्ज है उससे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हो, ठीक है। तो मतलब जैसे अगर आपका एक जुरिडिक्शन है ऑफिस एक एरिया में, तो आप वहां पर कभी भी जा सकते हो फॉर एनी इंस्पेक्शन, और आपके पास एक्सेस है कि आप बिजनेस प्रीमाइस में कभी भी जा सकते हो, ठीक है। आप क्या क्या मांग सकते हो, जो पर्सन इंचार्ज है उससे रिकॉर्ड्स मांग सकते हो जो कि वो मेंटेन करता है, कि तुम अपनी बिल बुक बताओ, ठीक है, मुझे चेक करना है कि तुमने प्रॉपर्ली किया है कि नहीं। ट्रायल बैलेंस मांग सकते हो, एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स मांग सकते हो, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिपोर्ट, या एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आप उससे मांग सकते हो। आपके पास एक्सेस है अंडर सेक्शन 71। और लास्ट है आपका ऑफिसर्स टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर। तो जब सर्च एंड सीजर में मेनली इनका काम आता है कि जब उन्हें रेड मारने जाना रहता है, तो ये जो ऑफिसर्स हैं वो जीएसटी ऑफिसर्स की हेल्प करेंगे। कौन कौन है, तो पुलिस हेल्प करती है, आपने देखा होगा स्पेशल 26 में भी उनकी व्हाइट कलर की कार रहती है, उसके पीछे एक जीप जाती है पुलिस की, ठीक है, तो पुलिस हेल्प करेगी। रेलवेज हेल्प करेगी, रेलवेज कब हेल्प करेगी, अगर आपको कोई आपको रेलवेज से ट्रांसपोर्ट हो रहा है गुड्स, वो आपको अगर उसको इंस्पेक्शन करना है या सर्च सीज करना है, तो उसमें रेलवेज की हेल्प लगेगी। अगर कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का केस है तो आपको कस्टम्स ऑफिसर्स की भी हेल्प लगेगी। या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि लैंड रेवेन्यू के लिए जो ऑफिसर्स है गवर्नमेंट के, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लैंड रेवेन्यू वाले ऑफिसर्स हैं, उनकी आपको हेल्प लगेगी। और कोई विलेज अगर आप जा रहे हो तो वहां पे विलेज के जो ऑफिसर्स हैं वो, और एनी अदर क्लास दैट मे बी नोटिफाइड, तो ये सब लोग असिस्ट करेंगे किसको, प्रॉपर ऑफिसर को, फॉर कंडक्टिंग एनी ऑपरेशन, ठीक है। इंस्पेक्शन में भी वो लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है।
इसमें से इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसमें ना जब ये आपको भेजूंगा ना, तो ही मैं इसमें मार्क कर दूंगा कि ये कब कब आ चुके हैं और इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला जो चार्ट मैं आपको भेजूंगा ना, इसमें मैं डाल देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कौन से अटेम्प्ट में ये सब आ चुके हैं, ठीक है। तो वो आपको बेटर रहेगा। और पढ़ना तो आपको एक बार सभी है, ठीक है। इसमें अगर आप अगर इसमें अगर आप इन डेप्थ, आपको एक बार तो बुक पढ़ना ही है, एक दो बार, उसके बाद जब आपको रिवाइज करना है ना, तो आप इस चार्ट में से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें सब चीजें इनकॉर्पोरेट करी है, ठीक है। तो बट फिर भी ये भी नहीं बोलूंगा कि आपको सिर्फ ये चार्ट ही देखना है। आपको पहले एक दो बार बुक पढ़नी है, एकदम थोरोली पढ़नी है, उसके बाद आपको ये चार्ट से देखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एमसीक्यूज